नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत के भूगोल के अंतर्गत नर्मदा नदी तंत्र। नदी तंत्रों की इस श्रृंखला में हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की ओर चले गए हैं। इससे पहले मैंने सिंधु सतलज सहायक नदी तंत्र, गंगा यमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आपको कक्षाएं दे चुका हूं। और अब हमारा प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत मतलब जिसके तीन ओर पानी है, ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, जिसके एक ओर अरब सागर, अरब सी, अरेबियन सी, और दूसरी ओर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और साउथ की ओर हिंद महासागर या इंडियन ओशियन। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, यहां पर दो प्रकार की नदियां होती हैं। दो प्रकार की नदियों का मतलब कुछ पश्चिम की ओर यानी अरेबियन सी की ओर आती हैं। जो नदियां पश्चिम की ओर आ रही है इन्हें पश्चिमवर्ती कहते हैं, जो पूर्व की ओर आ रही है ये पूर्ववर्ती है। इन नदियों की एक और विशेषता रहती है कि जो पश्चिम की ओर आ रही है यानी अरब सागर का भाग बनती है पश्चिमवर्ती, और ये नदियों की गति ज्यादा तेज। जो पूर्व की ओर जा रही है ये नदियां प्रायः डेल्टा बनाती हैं और अपेक्षाकृत लंबी दूरी तय करती हैं और बंगाल की खाड़ी का भाग बन जाती है। अच्छा, पश्चिमवर्ती नदियां जो कि पठारी क्षेत्रों से बहने के बाद अरब सागर का भाग बन जाती है या खंबात की खाड़ी में गिर जाती हैं, इनकी स्पीड ज्यादा है और इस वजह से ये वी और यू आकार की घाटी बनाती हैं। और जबकि पूर्ववर्ती नदियां मतलब जो बंगाल की खाड़ी का भाग बनती हैं वे अधिकतर डेल्टा बनाती हैं जिनका आकार त्रिभुजाकार है। तो इनके बारे में हमें आज इससे संबंधित जो पहला हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र से, वो है नर्मदा नदी तंत्र। तो हमें भारत के मानचित्र में नर्मदा नदी तंत्र की एग्जैक्ट लोकेशन ये है, ये गुजरात में खंभात की खाड़ी है, उसके बाद ये अरब सागर का भाग बनने वाली है, और ये अमरकंटक का क्षेत्र है जहां से ये निकल रही होती है। पश्चिम की ओर आ रही है, इसलिए इसका एरो अगर आपको लगाना होगा तो आप इधर पश्चिम की ओर लगाएं। तो प्रश्न सबसे पहले उद्गम, अगर आपसे राज्य पूछता है नर्मदा नदी का तो मध्य प्रदेश, अगर आपसे पहाड़ी का नाम पूछता है तो मैकॉल पहाड़ी, अगर जगह का नाम पूछता है तो अमरकंटक। ये अमरकंटक का वो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो ये वो क्षेत्र है जहां से, और मैंने आप इससे संबंधित पहले भी प्रश्न बना रखे हैं। मैंने कहा था कि अमरकंटक का वो क्षेत्र है जहां से तीन नदियों का उद्गम होता है। ये तो पश्चिम की ओर गई नर्मदा, दूसरी तरफ ये सोन नदी जो गंगा का भाग बन जाएगी उत्तर की ओर, और पटना में गंगा से मिल जाएगी। और एक है दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली या दक्षिण की ओर जाने वाली महानदी, जो कि हीराकुंड बांध होते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। तो तीन नदियों का उद्गम हो रहा था इससे, नर्मदा, सोन और महानदी का। तो ये सोन है एस, और ये महानदी है एम, और ये एन, तो एम एन एस। तो एम एन एस का मतलब आप समझ जाना, एमएनएस मतलब महानदी, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक मध्य प्रदेश। इससे पश्चिम की ओर आने वाली ये नदी महानदी नर्मदा नदी। अच्छा, इसके अलावा नर्मदा नदी पश्चिमवर्ती नदियों में यानी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर आने वाली नदियों में सबसे लंबी मानी जाती है, इसलिए इसकी लंबाई हमने लिखी है 1312 किलोमीटर। अगर ये 1312 किलोमीटर क्षेत्र को देखा जाए तो ये इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य में बहती है, उसके बाद महाराष्ट्र के कुछ भाग में बहती है, और फिर अंततः गुजरात के भाग में बहती है। तो इसका बहाव क्षेत्र मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये देखिए बहाव क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो मध्य प्रदेश में लगभग 1077 किलोमीटर जो सबसे ज्यादा बहती है, उसके अलावा 74 किलोमीटर जो महाराष्ट्र का भाग है, और 161 किलोमीटर ये गुजरात में बहने के बाद अंततः खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इससे संबंधित जो हमारे पास प्रश्न है मध्य इसके उपनामों से है कि नर्मदा नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। रेवा नदी मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं, मैकाल शुता, ये मैकाल शुता इसका नाम, मैकाल पर्वत से निकलने वाली या मैकाल पर्वत श्रृंखला पर्वत चोटी से निकलने वाली नदी, शिवपुत्री ये इसके उपनाम है। इसके अलावा जो अन्य प्रश्न बनते हैं इससे, पांचवा पॉइंट में यहां पर बनाने वाला हूं कि नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश राज्य जो भारत के बीचों बीच में है की जीवन रेखा भी कहा जाता है, लाइफ लाइन कहा जाता है, जीवन रेखा। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है।
कहा जाता है? एक और एक्स्ट्रा प्रश्न में मैंने यहां पर ये नोट करके इन प्रश्नों को मैं कवर करूंगा यहां पर खासकर। दूसरा प्रश्न इसी का सेकंड पार्ट है, नर्मदा, जैसे जैसे प्रश्न बने हैं, नर्मदा भारत को, मतलब भारत के बीचों बीच में है या भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, ऐसे नर्मदा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। नर्मदा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। एक्स्ट्रा प्रश्न जो निकल रहे हैं यहां पर, तीसरा पॉइंट बना देता हूं इसी से, पांचवें के थर्ड पार्ट, कि नर्मदा प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी भारत की पश्चिम की ओर निकलने वाली या पश्चिम की ओर बहने वाली, नर्मदा प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम और यानी सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। तीन प्रश्न जो एक्स्ट्रा प्रश्न यहां पर बनाए जाते हैं नर्मदा नदी से, वो मैंने आपके सामने रखे हैं कि जो भी प्रश्न वो बना रहा है यहां पर, ये देखने पड़ेंगे आपको। एक तो जीवन रेखा कहते हैं मध्य प्रदेश के लिए, और दूसरा भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है, उसके अलावा प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, और लेकिन वो पूर्व की ओर बहती है, डेल्टा बनाती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। तीन प्रश्न और मिले हमें यहां पर। अच्छा, प्रश्नों की लिस्ट की तरफ चलेंगे तो हमें इसका छठा पॉइंट मिलेगा कि नर्मदा नदी, नर्मदा के अलावा और भी नदियां हैं जो पठारी क्षेत्र में आने के बाद अंततः भ्रंश घाटी बनाती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए, पश्चिम की ओर बहते हुए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए भ्रंश घाटी, सरल शब्दों में भ्रंश घाटी, अगर ज्योग्राफी का टर्म देना है तो ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी, एस्चुअरी का निर्माण करती है या बनाती है, का निर्माण करती है। प्रश्न मिला हमें नर्मदा नदी, मतलब नर्मदा के अलावा और नदियां में है जो ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं, तो लेकिन हमने कहा कि नर्मदा नदी में पहली बार हमें ज्वार नदमुख या एस्चुअरी शब्द का उल्लेख हुआ है, इसी को हम भ्रंश घाटी भी कह देते हैं। ये ऐसी नदियां होती हैं जो वेगवती हैं, इनकी गति ज्यादा है, जैसे ही तेज गति के कारण मतलब अचानक मुहाना क्षेत्र में आती हैं तो मुहाने में फैलने के बजाय सीधे गिर जाती है। इस वजह से ज्यादा स्पीड होने की वजह से वहां पर जहां गिर रही होती है वहां वी और यू आकार की घाटियां बनाती है, और मुहाने में ज्यादा न फैलने की वजह से या डेल्टा न बनाने की वजह से जैसे ही नीचे गिरती हैं तो वहां पर एस्चुअरी का निर्माण कर देती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एस्चुअरी क्या है, ये इस प्रकार की नदियां जो पश्चिम की ओर आई और आते हुए जैसे इनको गिरना था यहां पर इस टाइप का बना देती है, ये एस्चुअरी होता है। या कभी कभी ऐसी इस टाइप की स्थिति भी बन जाती है, तेज या कहीं पर इस टाइप की स्थिति बन जाती है। ये इसमें से आपको वी और यू आकार की घाटी देखने को मिलेगी, ये एस्चुअरी है। एस्चुअरी, अगर आपसे प्रश्न बनाता है एस्चुअरी नर्मदा और ताप्ती नदियां जो पश्चिम की ओर आती है, खासकर वो नदियां बनाती हैं क्योंकि इन अपने मुहाना क्षेत्र में सीधे डेल्टा न बजाने के बजाय अपने मुहाना क्षेत्र में न फैलने के कारण सीधे सागर का भाग बन जाती हैं और वहां पर इस टाइप की घाटियां बना जाती हैं। ये तीव्र घाटियों का निर्माण करते थे, इन्हीं को एस्चुअरी कहा जाता है। ये नर्मदा नदी की विशेषता है। नर्मदा नदी से सब प्रश्न चल रहे हैं हमारे पास बहुत सारे। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, नर्मदा नदी से और क्या प्रश्न बनते हैं। इससे पहले कि नर्मदा की सहायक नदियों पर जाएंगे तो नर्मदा नदी पर से संबंधित 7वां पॉइंट मेरे पास होगा। नर्मदा नदी के तटीय शहर कि नर्मदा नदी के तट पर कोई शहर अगर बसा है तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा उनके नाम। ये नर्मदा नदी के तटीय शहर होंगे। अब नर्मदा नदी चूंकि मध्य प्रदेश में आ रही है, इसलिए मध्य प्रदेश में
कोई शहर हो सकता है, और जबलपुर सबसे महत्वपूर्ण, जबलपुर, होशंगाबाद, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर, होशंगा, ये आपने पढ़ा होगा होशंगाबाद। अच्छा, इसके अलावा जो इसके तट पर है वो है मंडला, नेमार, मंडला, नेमार, ये नर्मदा नदी के तट पर जो स्थित बड़े बड़े शहर हैं उनका जिक्र हो रहा है। खैर, प्रश्न आगे बढ़ जा रहा है। इसी जबलपुर के आसपास इस पर बहुत सारे वाटरफॉल भी है। मैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित जलप्रपात भी लिखना चाहूंगा यहीं पर। तो 8वां पॉइंट हमारे जलप्रपात या वाटरफॉल। जलप्रपातों की बात करता हूं यहां पर 1 2 3 4, ये नर्मदा नदी पर होंगे। मध्य प्रदेश के आसपास अधिकांश जलप्रपात यहां देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले नर्मदा नदी पर जबलपुर के समीप भेड़ा घाट के पास जो सबसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल है उसमें धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात यहां मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा भी है। धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा, कपिल धारा कई नामों से, अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। दुग्ध धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात। अच्छा, और लिखने होंगे तो मधार, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार जलप्रपात जो कि 18 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यहां पर कपिल धारा, दुग्ध धारा, मधार, सहस्त्र धारा, ये सब सहस्त्र धारा, ये जलप्रपात है नर्मदा नदी पर। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, प्रश्न बनाता है कि इन सब जलप्रपातों में सबसे ऊंचा कौन है। ये लगभग 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। ये भारत का सबसे ऊंचा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये सब मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के वो शहर जो नर्मदा नदी के तट पर है। खासकर इसमें जबलपुर से प्रश्न बनता है किस नदी के तट पर है। अच्छा, उसके अलावा मैंने कहा कि एस्चुअरी क्या होता है कि नर्मदा, जब नदियां अपने सागर में गिरने से पहले मुहाने का निर्माण करते हैं, वो नदियां जो मुहाना न बनाकर सीधे सागर का भाग बन जाती है और सागर में, सागर के क्षेत्र को, उस पठारी क्षेत्र को जो सागर से लगा हुआ है वहां पर कटाव करती हैं और इस टाइप के बना यू और वी आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम एस्चुअरी कहते हैं। और इसके अलावा जो हमने यहां से पढ़ा था, नर्मदा नदी से प्रश्न, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और नर्मदा नदी को भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, मतलब नदी, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी। और इसके अलावा इसके उपनाम और इसका बहाव क्षेत्र भारत के मानचित्र में कौन कौन से राज्यों में बहती है ये, और इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न हमारे पास अभी तक क्या है। अच्छा, और प्रश्नों में से नर्मदा नदी से और क्या प्रश्न बनते हैं, इसके बांध, यानी नर्मदा नदी पर कोई बांध वगैरह है तो नर्मदा नदी पर स्थित 9वां पॉइंट में बनाऊंगा यहां पर बांध। अगर मध्य प्रदेश में देखें नर्मदा नदी पर तो बांध, तो उसमें ओंकारेश्वर बांध जो खंडवा के आसपास है, ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में होगा, खंडवा के आसपास होगा ओंकारेश्वर बांध। और कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, तो दूसरा इंदिरा सागर बांध, रानी अवंती सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर बांध। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर सरदार सरोवर बांध आपने सुना ही होगा, सबसे फेमस यहां पर है प्रश्न सरदार सरोवर बांध, लेकिन ये गुजरात में होगा, ऐसे प्रश्न बनाए माना। तो इनमें से, इन तीनों में से ओंकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये सरदार सरोवर बांध गुजरात में होगा, जबकि ये 2 के 2 मध्य प्रदेश में। ऐसे प्रश्न, तो ये नाम आए हमारे पास 1 2 और 3, और 3 बांधों के नाम आए ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। काफी सुर्खियों में सरदार सरोवर बांध वर्तमान में, और इससे कई प्रश्न उठे हैं। सरदार सरोवर बांध की नींव किसने डाली थी?
सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि इस बात का निर्माण किया जाए 1945-46 में सबसे पहले। मैं थोड़ा सा कुछ खास पॉइंट यहां पर सरदार सरोवर बांध से बनाऊंगा। सरदार सरोवर बांध, अगर सरदार सरोवर बांध से प्रश्न बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, दूसरा इसका उद्घाटन कब हुआ, किसके नाम पर इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा, इसके अलावा सरदार सरोवर बांध कितने राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, किस नदी पर है, पर्टिकुलर किस राज्य में है। स्थापना की बात करता हूं सबसे पहले। स्थापना भारत की आजादी के बाद यानी 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना, और इसलिए स्थापना देगा तो 5 अप्रैल 1960 देगा। 5 अप्रैल या 5 से 6 अप्रैल 1960। नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़े बांधों का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अच्छा, उसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी ये सब प्रश्न उठ रहे थे, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत 3 बड़े उद्योग लगाए गए, लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और सिंचाई था। अब सिंचाई के लिए बांधों की आवश्यकता थी, इसी संदर्भ में बांध बनाने से संबंधित बातें चल रही थी, और भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का विस्तार किया जाएगा धीरे धीरे, और इसकी भी नींव रख दी गई। लेकिन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, अगर इसकी नींव रखने का विचार, अगर ऐसा प्रश्न बनाए कि इसका पहली पहल किसने की थी, तो सर्वप्रथम सरदार पटेल द्वारा 1945 में पहल की गई थी। इस बात को बनाने संबंधी पहल की गई थी, क्योंकि पटेल के नाम पर इसका नाम है, इस वजह से जिक्र होना जरूरी था, इस वजह से मैंने ये पॉइंट बनाया है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्थापना। अच्छा, इस बात की ऊंचाई लगभग, अगर कहता है ऊंचाई को लेकर काफी विवाद भी रहा, 138 मीटर, 138 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। अगर एक उसकी नींव सहित ऊंचाई पूछेगा, नींव सहित उसको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये बढ़कर हो जाती है 161 मीटर हो जाती है। प्रश्न आपको मिल गया ऊंचाई से संबंधित। ऊंचाई को लेकर काफी विवाद था, इसलिए बहुत सारे पर्यावरण भी इससे जुड़े हुए हैं। मेधा पाटकर जी ने इसकी ऊंचाई को कम करने को लेकर कई बार आंदोलन भी किया था, क्योंकि अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है तो फिर इससे बहुत सारे राज्य प्रभावित होते हैं। यद्यपि नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है, लेकिन ये जो बांध है सरदार सरोवर बांध, इससे 4 राज्य लाभान्वित होने वाले हैं। मतलब अगर प्रश्न बने कि सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है उससे लाभान्वित होने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे 4। तो नेक्स्ट पॉइंट बनाऊंगा मैं यहां पर, चौथा पॉइंट, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य प्रश्न बनाए तो प्रश्न अलग हो जाएगा। तब 3 ही नहीं होंगे बल्कि 4 होंगे। इससे और कौन राज्य फायदा उठाएगा, तो इसमें मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा, जहां जहां वो है, महाराष्ट्र भी होगा लाभान्वित, और तीसरा गुजरात, ये 3 तो होंगे जहां नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा राजस्थान भी होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न लाभान्वित राज्य होंगे तो कितने, तो 4, 1 2 3 और 4। सरदार सरोवर बांध से हमारे पास छोटे मोटे प्रश्न। अगर इसकी ऊंचाई की बात करता है तो 138 मीटर। किसने इसकी सबसे पहले विचार दिया था, तो सरदार पटेल ने 1945 में, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, वो है 5 अप्रैल 1960। अच्छा, तब से लेकर अब तक यानी बनने में बहुत ज्यादा समय लगा है सरदार सरोवर बांध परियोजना को, और अब जब बन गए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप भी जानते हैं। इसके उद्घाटन से संबंधित प्रश्न बनाएगा। उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को हो रखा है। उद्घाटन 17 सितंबर 2017 प्रधानमंत्री जी ने की थी अपने जन्म दिवस के अवसर पर। केवड़िया
मतलब इसका उद्घाटन अब हुआ है, अब जाके हुआ है 2017 में जब ये बनकर तैयार हुआ है। और केवड़िया गुजरात, यहां से इसका उद्घाटन किया गया था, सरदार सरोवर बांध परियोजना। और इससे संबंधित प्रश्न पूछता है कि इससे संबंधित पर्यावरणविद कौन से हैं, और दूसरा कि ये नर्मदा नदी जहां पर ये बांध है वो गुजरात के किस जिले में, चूंकि हमने पर्टिकुलर गुजरात माना है तो भरूच जिले के बडगाम में, अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे तो। छठा पॉइंट बना देता हूं, तो बांध अगर है, बांध की स्थिति या बांध की लोकेशन एग्जैक्ट, और यहीं पर सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी इसी नर्मदा नदी पर, आपको पता होगा। स्थिति पूछेगा तो बडगाम, बडगाम भरूच में, भरूच जिला मूलतः यहां पर है, बडगाम के भरूच जिले में। इसका उद्घाटन केवड़िया से हो रहा है, गुजरात से। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और जो भी इससे प्रश्न है, अच्छा, और इससे क्या प्रश्न बन रहे हैं बात से, कि इस बात का फायदा 4 राज्य ले रहे हैं और इसका उद्घाटन हो चुका है वर्तमान में। और इसी के समीप एक इससे जुड़े पर्यावरणविद अगर प्रश्न बनाए हैं, पर्यावरणविद यानी सरदार सरोवर बांध से जुड़े हुए पर्यावरणविद जिन्होंने इसकी ऊंचाई को कम करने को लेकर आंदोलन किए थे या किसी अन्य तरीके से वो लोग इससे जुड़े हैं, इसमें जो बड़े नाम हैं उसमें मेघा पाटकर, मेघा पाटकर, बाबा आमटे, और सबसे महत्वपूर्ण नाम भी इसमें, जिस कमेटी की सिफारिश के आधार पर इस बात को बनाने का निर्णय लिया गया था, डॉक्टर A.N. खोसला, वो नाम भी आना चाहिए, डॉक्टर A.N. खोसला, खोसला कमेटी की सिफारिश के आधार पर इस बात को बनाने का निर्णय हुआ था। इस वजह से ये नाम भी जरूरी था। यहां पर 3 नाम, मेघा पाटकर पर्यावरणविद, और बाबा आमटे महाराष्ट्र के, डॉक्टर A.N. खोसला, खोसला कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही इस बात को बनाने का निर्णय लिया गया था। और बात की एग्जैक्ट स्थिति पूछते तो बडगाम, भरूच जिला, भरूच। प्राचीन काल में बंदरगाह हुआ करता था। उद्घाटन कब हुआ है तो 17 सितंबर 2017 को केवड़िया गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और राज्य की बात कहेंगे तो ये सब 4 राज्यों में इसका विस्तार क्षेत्र, मतलब इसका फायदा 4 राज्यों को होगा। इसकी ऊंचाइयों को लेकर सब कई बार आंदोलन भी हुए थे, लेकिन अब जाकर ये तैयार हो चुका है। ये था सरदार सरोवर बांध से कुछ अगर इससे पर्टिकुलर कुछ प्रश्न बनते हैं तो ये। अच्छा, चूंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा था कि नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, उसमें एक बात ये भी था, इसलिए इससे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अच्छा, अब नर्मदा नदी से जो प्रश्न बनते हैं कि 8वें प्रश्न की तरफ जाता हूं मैं, नर्मदा नदी, या 9वें प्रश्न, 10वें पॉइंट की तरफ संभवतः मैं हूं, कि नर्मदा की सहायक नदियां, नर्मदा की सहायक नदियां, सहायक नदियों की कोशिश करेंगे कि एक रफ स्केच के माध्यम से नर्मदा की सहायक नदी को कवर किया जाए। अब नर्मदा पश्चिम की ओर आ रही है तो इसकी सहायक नदियां कुछ इस टाइप से होंगी। ये देखिए, जैसे नर्मदा आई, मैंने कहा था कि नर्मदा ये इसका बहाव क्षेत्र ये है। जैसे ही नर्मदा इधर की ओर आई तो ये नर्मदा का राइट है और ये नर्मदा का लेफ्ट है। ये पश्चिम ओरती है तो इसका बायां और इसका दायां। और ये जो क्षेत्र जहां से निकल रही थी, मैंने कहा था ये अमरकंटक, अमरकंटक। और मैंने कहा था यहां से महानदी भी निकलती है, ये पश्चिम की ओर ये चली गई और इसी अमरकंटक से उत्तर की ओर ये चली गई, और एक दक्षिण, ये सोन थी और ये महानदी थी, एम मैंने जिसको लिखा था, और ये एन है। तो MNS की बात हो रही थी कि MNS। लेकिन जैसे ही अमरकंटक से पश्चिम की ओर आई तो इसमें कई नदियां मिलेंगी, मैं उनके नाम आपको यहां पर लिखने वाला हूं। ये राइट हैंड साइड से, ये देखिए राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदियों का सीक्वेंस, 2-3 नाम मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। और लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां, ये खंडवा के आसपास का क्षेत्र है, ये इस टाइप से ये नदियां आ रही हैं। तो ये नर्मदा है। अंततः खंबात की खाड़ी का भाग बनेगी और अरब सागर में समा जाए।
अब बाएं से मिलने वाली नदियां, दाएं से मिलने वाली नदियां पूछिए तो उत्तर की ओर जो नदियां हैं मैं उनके नाम पहले यहां पर लिखना चाहूंगा। ये है हिरन, हिरन नदी, वरुणा। तो सहायक नदियां आप ऐसे ही लिखा भी करो और ऐसे ही समझा भी करो कि वो बाएं से मिल रही या दाएं से मिल रही। अच्छा, एक नाम है हथनी, हथनी नदियां, ये इसके राइट हैंड साइड से मिल रही, यानी उत्तर से मिल रही है। अब ये इधर की ओर है, ये उत्तर है और ये दक्षिण, यानी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से मिल रही है, राइट से मिल रही है। अब जो लेफ्ट से मिल रही है यानी साउथ से मिल रही है, उनके नाम आ रहे हैं उसमें बरनार, शक्कर, बरनार, शक्कर, तवा। तवा नदी महत्वपूर्ण सहायक मानी जाती है नर्मदा की। कभी प्रश्न उठते हैं कि तवा किसकी सहायक है। इसके अलावा यहां पर गंजाल, कुंदी और शेर, मैं कुछ नाम और लिखने वाला हूं यहां पर। गंजाल, गंजाल, ये है देखिए गंजाल नदी। और अगर कहता है तो कुंदी, और अगर सहायक बनानी है तो शेर। ये है इसकी सहायक नदियां। ये सहायक नदियों का क्रम तो नहीं कहूंगा बाएं से दायां, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि तवा किसकी सहायक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट से मिल रही थी और उत्तर से, जो कि राइट है इस बार, और ये नदियां इसकी उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। तो उसकी कुछ सहायक नदियों का सीक्वेंस आपके पास है। अगर प्रश्न ऐसे बने नर्मदा की सहायक नदियां, तो आपके पास ये प्रश्न होना चाहिए। नर्मदा नदी तंत्र, तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जिसे कहा जाता है। इसके अलावा इस पर स्थित जलप्रपात, जैसे धुआंधार जलप्रपात की बात कर रहा था मैं, कपिलधारा जलप्रपात, और ये कितने राज्यों में बहती है। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत के मानचित्र की बात करता है माना, यहां पर एक और प्रश्न इस पर रुका हुआ है कि नर्मदा नदी से कितने प्रश्न बनते हैं, कितने संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने सब एक फैक्ट के माध्यम से यहां पर देने की कोशिश की है। और लास्ट में इस डायग्राम को अगर देखते हैं आप, ये देखिए भारत के मानचित्र में, अगर इसमें देखते हैं कि नर्मदा नदी किन दो पठारों के मध्य होकर बहती है, तो ये है नर्मदा, यहां पर तीन पठार हैं, मालवा, ये देखिए मालवा, और सतपुड़ा और विंध्य। ये देखिए ये जो है ये मालवा है, और ये जो है ये विंध्य है, और ये है सतपुड़ा। तीन, यही इन पठारों का क्रम है। अगर नर्मदा नदी किन के बीच होकर बहती है, तो आप कहेंगे सतपुड़ा और विंध्य इसके बीच होकर बहती है। ये देखिए ये है नर्मदा नदी। अगर प्रश्न बनाएगा कि नर्मदा नदी किसके बीच होकर बहती है, तो आप कहेंगे विंध्य और सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा पठारों के बीच से होकर बहती है नर्मदा नदी, और अमरकंटक से निकलती है। यही विंध्य और सतपुड़ा आगे जाकर इन्हीं का एक भाग मैकाल श्रृंखला है, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। तो एक प्रश्न ये अटका हुआ था कि किन के बीच है, तो आप कहेंगे विंध्य और सतपुड़ा, बस। और इन पठारों का क्रम भी यही है, सबसे ऊपर नॉर्थ में मालवा, फिर विंध्य, फिर सतपुड़ा, बस। ये नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न है। अब नर्मदा नदी की सहायक नदियां, उस पर वाटरफॉल, उस पर बांध, सरदार सरोवर बांध का डिटेल, और नर्मदा नदी के उपनाम, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, वो कहां गिरती है, एस्चुअरी क्या होता है, और ये नर्मदा नदी की डिटेल हमारे पास है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं उसको। और इसके अलावा भारत को दो बराबर भागों बांटती है, उत्तर और दक्षिण। तो भारत के बीचों बीच में स्थित नदी भी पूछेगा तो नर्मदा नदी। और पश्चिमवर्ती यानी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पश्चिमवर्ती यानी सबसे बड़ी पश्चिमवर्ती नदी, जबकि पूर्ववर्ती में सबसे बड़ी गोदावरी हो। ठीक है, यही हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था। क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा ताप्ती, और उसके अलावा पश्चिमवर्ती भारत की अन्य नदियां जो अरब सागर का भाग बन जाती। यहीं पर क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।